नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और मेरे साथ आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़े हैं मेरे बहुत ही खास सहयोगी डिम्पी कालरा। शुक्रिया गौरव। मैं इस वजह से जुड़ा हूं गौरव के साथ क्योंकि गौरव जो आज आपको आंकड़े रखने वाले हैं उसके साथ साथ एक ऐसा आंकड़ा भी है जो कि बाजार से बिल्कुल जुड़ता है। गौरव, बात करेंगे पॉलिटिक्स की, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ हम बात करेंगे बाजार की। ये ऐसा कॉकटेल है जो सबको भा रहा है। बाजार वाले लोगों को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भा रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भा रही है। तो पॉलिटिकल सेंस ये कहती है कि बाजार के अंदर अगर आप हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो बाजार में तो रौनक है, मोदी मैजिक भी काम कर रहा है। सरकार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, जिसके बाद इस जीत का भरोसा बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में भी रिफॉर्म्स की रफ्तार बढ़ सकती है। रिफॉर्म होंगे तो निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। या अब हम ये कह सकते हैं कि बाजार में बुल रन को अब पीएम मोदी का साथ भी मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में भी बाजार तेजी बरकरार रख पाएगा? क्या भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों को और लुभा पाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रिफॉर्म्स के नजरिए से क्या मतलब निकालें। तमाम बड़े एक्सपर्ट मेरे साथ इस पैनल में होंगे, जिसमें फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। लेकिन डिम्पी, बड़ी बात यह है कि इस सरकार को जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स के एजेंडे को और सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने में काफी मदद करेंगे। बिल्कुल गौरव, एक बात तो बिल्कुल तय है, बाजार को एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है और इससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता है, वो है क्लैरिटी। जब कंफ्यूजन से हम क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो बाजार इस तरह के आंकड़े दिखाता है। जब हम रुकी हुई चीज से रिफॉर्म करते हैं तो बाजार इस तरह के आंकड़े दिखाता है। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बाहुबली ना केवल पॉलिटिक्स में मोदी बने हैं, बल्कि बाजार के लिए भी बाहुबली का दर्जा उनको ही दिया जा सकता है। बिल्कुल, और डिम्पी, बाहुबली 2 आ गई, अब तो उसकी ही बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने तमाम गेस्ट से बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है तो दूसरी तरफ बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली नगर निगम में भी जीत हासिल की और ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी के हर जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है। यानी मोदी मजबूत हो रहे हैं तो सरकार मजबूत हो रही है और इससे सरकार रिफॉर्म्स पर बड़े फैसले कर पा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ रहा है कि दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। एक तरफ राजनीति में मोदी मैजिक चल रहा है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी सरकार के लिए अच्छी खबर है। बाजार में आज फिर तेजी के नए रिकॉर्ड बने। 2 साल के बाद सेंसेक्स फिर 30,000 के पार जाने में कामयाब रहा। इधर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए। तो ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास में काफ़ी रुझान है। हम यूएस में भी हमने कल देखा कि S&P 6000 के ऊपर है, डाउ ऑलमोस्ट 21,000। इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी अच्छा फ्लो है। FIs कल काफ़ी 10-12 दिन की सेलिंग के बाद वापस एक पॉजिटिव बाइंग की तरफ चले हैं। DIs कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हैं हमारे मार्केट को। 1000 करोड़ की बाइंग लगभग अब आम हो चुकी है। सो अर्निंग्स का जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। सो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ बाजार में रौनक है तो दूसरी तरफ रुपया भी चमक रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 2015 के बाद अब तक अपने सबसे मजबूत स्तरों पर चल रहा है। कल की शानदार तेजी को आज भी बरकरार रखते हुए रुपए ने पूरे बाजार को चौंका दिया। करीब 0.5% की मजबूती के साथ रुपया 20 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज के कारोबार में $1 की कीमत 64 रुपए के नीचे देखने को मिली थी, लेकिन अंत में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 15 पैसे की मजबूती के साथ 64 रुपए 11 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। न केवल रुपया बल्कि भारत में FIIs निवेश भी अपने 8 साल के रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है। बाजार के अलावा कई दूसरे ऐसे संकेत भी देखने को मिल रहे हैं जो मौजूदा सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। फेड के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में GST लागू होने के बाद आने वाले सालों में GDP में 4.2% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों के ट्रेड में 32% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ IMF ने भी भारत की ग्रोथ को लेकर अनुमान को पॉजिटिव रखा है।
IMF ने 2017-18 के लिए भारत की GDP का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा है। हालांकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017-18 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 7.4% रखा है। ग्लोबल संकेतों और राजनीतिक संकेतों के बीच इस समय मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में सरकार को और तेजी से फैसले लेने होंगे और रिफॉर्म्स के लिए और कड़े फैसले लेने होंगे। मामला अकेले GST तक सीमित नहीं है, सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर भी तेजी से फैसले लेने होंगे। इसी बहस को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी मैजिक के इस असर का इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है? क्या मोदी लहर की वजह से पॉलिटिक्स में स्थिरता आ रही है? क्या सरकार के मजबूत होने से सरकार रिफॉर्म्स और तेजी से कर पाएगी? और आखिरी सवाल, मोदी मैजिक से क्या 2019 तक इकोनॉमी और बाजार के आएंगे अच्छे दिन? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमाम सवाल हम अपने इस डिबेट के दौरान उठाएंगे, और जैसा कि डिम्पी मेरे सहयोगी इस डिबेट में उन्होंने कहा था कि बाहुबली बन के उभरे मोदी, तो बाहुबली तो 2014 में बन गए थे डिम्पी, और धीरे धीरे बाहुबली 2 की ओर वो आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपको कि इस डिबेट में मेरे साथ कौन कौन है, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली, क्योंकि लगभग हर फील्ड से हमारे साथ एक्सपर्ट इस डिबेट में मौजूद है। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और लेकिन इकोनॉमिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, उनकी भी अच्छी पकड़ है इकोनॉमिक्स पर। TSR सुब्रमण्यन साहब हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी। CM वासुदेव हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। MK वेणु है, फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के। पीयूष खंबाटा है, चेयरमैन है रसना प्राइवेट लिमिटेड के। मेरे साथ VK शर्मा है, आप हेड हैं प्राइवेट ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट HDFC सिक्योरिटीज के। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मिस्टर तनेजा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर, MCD में अच्छी जीत हासिल हुई आपको, वो भी 10 सालों के राज के बाद, तो बधाई तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल के साथ साथ देश के उन चैलेंजेस की, देश की सामने जो इस वक्त आपकी सरकार के सामने जो इस वक्त चुनौतियां खड़ी है उनकी। सर, आपको लगता है एक के बाद एक जिस तरह से बड़े स्टेट्स में आपको जीत हासिल हुई है, MCD में एक बार फिर वही रिफ्लेक्शन दिखा है, मौजूदा सरकार इस जीत के बाद रिफॉर्म्स के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ पाएगी और आपके जो रास्ते के हडल्स हैं और जल्दी हटेंगे? बहुत बढ़िया आपने देखिए प्रश्न किया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो जनता जितनी भारी बहुमत से हमको वोट देती है, जो दिल्ली में दिया, आज आपने देखा वो क्या है, इसीलिए है कि हमारा जीवन बेहतर करो, हमारे जीवन में खुशहाली लाओ, आर्थिक समृद्धि देश के अंदर लाओ, देश को विश्वगुरु बनाओ, देश को आगे लेके जाओ। यही जनता बार बार हमको कह रही है, चाहे वो हमने उत्तर प्रदेश में कल देखा, आज हमने दिल्ली में देखा, पहले लोकसभा में देखा था। और अगर आप देखिए तो जनता का आदेश है वही कर रहे हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स था, वो इतना बड़ा रिफॉर्म था जिसको कई लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, लेकिन वो मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स था। जो जड़ थी, बुनियाद थी, उसको हमने ठीक किया, और उसके अंदर जो गुण था, कैंसर था, बीमारी थी, भ्रष्टाचार था, ब्लैक मनी थी, उसको खत्म किया। और दूसरी तरफ देखिए GST, इतने सालों से GST लटक रहा है। कांग्रेस कहती है हमने उसको जन्म दिया था, हमने उसका आइडिया को जन्म दिया था, लेकिन GST को जन्म किसने दिया? GST को जन्म हमने दिया। और आप देख रहे हैं कि GST जो GDP का ग्रोथ है, तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1.5% का GDP ग्रोथ में उसमें फर्क आने वाला है, और वो भी बहुत बड़ा रिफॉर्म, एक तरह से वो भी मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अखबार उठा करके रोजाना वहां पर नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और जब तक उत्तर प्रदेश को हम इकोनॉमिकली मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। 22 करोड़ लोग अगर नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उत्तर प्रदेश में रोजाना जबरदस्त रिफॉर्म्स वहां हम लेकर के आ रहे हैं। और साथ में मैं कह रहा हूं कि आपने कल एक प्रोग्राम किया था जेनरिक मेडिसिन को लेके, कितना बड़ा परिवर्तन है। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी कमर टूट जाती थी, महंगी दवाई लेके, घर बिकते थे, गहने बिकते थे। बहुत बड़ा रिफॉर्म है आम आदमी के लिए। तो इसीलिए ये शुरुआत है, और ये सिलसिला आप आने वाले देखेंगे कि हम किस तरीके से, वो तो ठीक है सर, वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बाजार में भी दिखा है कि सरकार की स्टेबिलिटी पर बाजार ने भी मोहर लगाई है। डिम्पी, बिल्कुल तनेजा, आपकी बात बिल्कुल सच है, दिखा है, ठीक है, हमको प्राइजेस में दिख भी रहा है। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान और हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से भी जुड़े हैं, मिस्टर वासुदेव जी हैं और साथ ही मिस्टर सुब्रमण्यम भी हैं। सर शुक्रिया पहले तो आपका समय देने के लिए। वासुदेव जी, पहले आपसे एक सवाल होगा, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये रिफॉर्म अभी तनेजा जी जो बात बोल रहे थे, हमको लग रहा है देश वही है, जनता वही है, आंकड़े वैसे ही हैं, लेकिन एक चीज जो पिछले 5 साल में या कहें पिछले 3-4 साल में बदली है, वो रिफॉर्म्स की गति बदली है, रिफॉर्म्स की रूपरेखा बदली है, रिफॉर्म्स को लेकर कन्विक्शन बदला है, रिफॉर्म्स को लेकर सरकार का रुख है वो बदल गया है, बहुत सख्त और बहुत बेहतर रुख दिख रहा है। यही एक बड़ी वजह है जो आपको पिछले 3-4 साल में
एक सरकारी तौर पर अलग अलग दिख रही है और सब कुछ हो सकता है वैसे ही हो। हम भी वही हैं, आप भी वही है, देश की जनता भी वही है। वासुदेव जी आपसे हाँ, देखिए बहुत हद तक जो अभी आप देख रहे हैं थोड़ा कंफर्ट लेवल कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में काफ़ी हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन है। स्टेज पे मैं मानता हूँ कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी इतनी फ्रैक्चर्ड हो गई थी, उसमें यूपी इलेक्शंस के बाद, दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस के बाद लोगों को ये लगा है कि अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने डिसीशंस ले सकती हैं, अड़चने पार्लियामेंट में और जगह कम आएंगी। इस वजह से थोड़ा सेंटिमेंट बढ़ा है। जीएसटी पास होने से भी सेंटिमेंट बढ़ा है। जो बजट का ईयर इन्होंने चेंज किया है उससे भी सेंटिमेंट बढ़ा है। उससे लगता है कि सरकार में अब क्षमता आ गई है कड़े फैसले लेने में और रिफॉर्म लेने में। मगर ये अभी सिर्फ फाउंडेशन है, मानता हूँ सेंटिमेंट है। असली जो ग्रोथ स्टोरी तब बनेगी जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिवाइव होगा। आज की डेट में हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो अच्छा चल रहा है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगा। सेंटिमेंट से आपका उछाल आएगा, स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा असर होगा, FIIs आएंगे तो अच्छी बात है, ये इंडिकेशन मिलता है। मगर हमें वेट करना होगा कि रियल इकोनॉमिक रिवाइवल तब होगी जब इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल होगा। इसी से जुड़ा एक सवाल है डिम्पी, वो ये है कि जैसा कि आपने कहा वासुदेव साहब ने कि सेंटिमेंटल ड्रिवन है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा TSR सुब्रमण्यन साहब। सर, जब सरकार की जो पार्टी सरकार में हो वो पार्टी देश भर में इतनी ज्यादा जीत हासिल करे, वो पार्टी लगातार बड़ी पार्टी होती जाए, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाए और उसका मोराल बढ़ता जाए, तो आपको लगता है कि कुछ बड़े फैसले जो वो पहले नहीं ले पाती थी वो अब ले पाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास जनता का एक मजबूत समर्थन है और ये कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की राह पर लेके जाता हुआ दिखता है? बिल्कुल सही है। जैसे वासुदेव साहब ने अभी कहा है कि ये तो आज ये तो छोटा स्टेट है दिल्ली, वो तो फुल स्टेट भी नहीं है, लेकिन रिकन्फर्मेशन है कि नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, आपको बाय एंड ऑफ 17 अर्ली 18 राज्यसभा में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने का क्षमता मिल जाएगा। थर्डली, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटिमेंटल रिलेट है कि आई थिंक ऑल ओवर इंडिया द पोअर क्लासेस में एक फीलिंग आ गया है। देखिए कितनी प्रॉब्लम रही नोटबंदी में, स्टिल दे ऑल एक्सेप्टेड इट चेयरफुली। उनके ऊपर ये 70 साल बाद ये आया, एक गवर्नमेंट आया है विच इज कॉन्शियस ऑफ द नीड्स ऑफ द पुअर ऑफ इंडिया। एंड माई असेसमेंट इज कि कम से कम ये 2-2.5 साल चलेगा। डेफिनेटली एक और चांस मिलेगा, बट इस 9 साल में कंप्लीटली इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद वो तो दूसरी बात है, देखना पड़ेगा। तो मेरे विचार में इन्होंने कहा है शुरू हो गई है, GST आ गया है, ब्लैक मनी का अटैक शुरू हो गया है, कई भी कारण हैं। मेरे विचार में इलेक्शन रिफॉर्म ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की ज़रूरी है, एजुकेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है, हेल्थ रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये सब आपका होना है। स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि फंडामेंटल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जागृति नहीं आई है। करप्शन लेवल अब भी स्टेट्स में बहुत हैं। तो मेरे विचार में एक फीलिंग आ गया है कि दिस इज अ मैन ऑफ एक्शन। ये अपने लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। इनका लॉन्ग रोप दो, उनका जो कर सकते हैं वो करने के लिए उनका मौका दो। मेरा फीलिंग ये है कि ये तो बुल रन रहेगा फॉर द इकोनॉमी। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन फाइनेंस, बट आई थिंक इससे ज़्यादा फेवरेबल सर्कमस्टांसेस पिछले 30-40 साल में नहीं आए। ठीक है मिस्टर वेणु, मैं यहीं से शुरू करूंगा जहाँ सुब्रमण्यन साहब ने छोड़ा है कि इससे बेहतर समय नहीं आया है, जो कि एक कॉकटेल पूरी तरह से तैयार हुआ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का और ग्रोथ के रिफॉर्म्स का, जो हमको दिख भी रहा है। ये कॉकटेल थोड़ा और मीठा होगा, या फिर आपको लग रहा है जितना मीठा होना चाहिए था वो हो चुका है? अपने बेहतर दिन जो आने चाहिए थे वो बाजार के और पार्टी के तौर पर, रिफॉर्म्स के तौर पर वो आ चुके हैं। अब शायद रिफॉर्म्स नहीं, अब तो लोगों को फिर से एक बार टेस्ट करना होगा 2019 के चुनावों के तहत। देखिए, मैं वासुदेव जी ने जो बोला, जो पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और सेंटिमेंट भी है पॉजिटिव, मगर ऑन द ग्राउंड जो रियल इकोनॉमी का जो रिवाइवल है उसको अभी भी हम देख रहे हैं, पूरी वो हुआ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरा पिकअप नहीं हुआ।
हालांकि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो लिक्विडिटी पे चलता है और जो ग्लोबल मनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आया है। मगर और आंकड़े आप देखेंगे तो वो बीजेपी सरकार के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि चिंताजनक है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी गिरा हुआ है अभी। और बैंक क्रेडिट आप देखें फरवरी मार्च में इट्स एट अ 60-year लो बैंक क्रेडिट ग्रोथ, और इन सब चीज़ों को अभी पिकअप करना है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बैंक क्रेडिट ग्रोथ दोनों साथ साथ चलता है। तो ये अभी मेरे ख्याल 1 साल और देखना पड़ेगा कि किस तरह इकोनॉमी रिवाइव होती है, कब होती है। ठीक है, मेरे साथ क्योंकि इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकली मैं ये जरूर कहूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग है। मिस्टर विनो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर बाजार के अंदर दिख भी रही है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जो एक्चुअली हमको दिख रहा है। मेरे साथ फिरोज खंबाटा है, रसना प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन है। मिस्टर खंबाटा, शुक्रिया समय देने के लिए। एक ना जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म है जो सरकार इस रिफॉर्म के तौर पर एक मील का पत्थर साबित कर दी कि देखिए हमने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स का रिफॉर्म कर दिया। नोटबंदी से सरकार ने यह तय कर दिया था कि हम कड़वी गोली खिला सकते हैं और मीठे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ये कुछ आगे ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अब तो ना केवल राज्य बल्कि एमसीडी जैसे निगम से भी बीजेपी हरा सिग्नल लेके आ रही है, वहां भी परचम लहरा रही है, पीएम मोदी के नाम पे मोहर लग वहां भी मोदी के नाम पे मोहर लग रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक बहुत अच्छा, इफ यू आस्क मी, इज वेरी गुड। आप अमेरिका में देखो, जापान में देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इकोनॉमी आगे आती है, स्टॉक मार्केट्स आगे आते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इलेक्शन जीतने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, आप देख रहे हैं सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है। अब रही बात जीएसटी की, जीएसटी इज वॉज वेलकम। 10 साल से हम तो वेट कर रहे थे जीएसटी की, पर हम लोग को अभी वेट और करना चाहिए, क्योंकि अभी जीएसटी के रेट नहीं आए और ये पूरा जो खेल है वो रेट का है, क्या रेट होने वाला है और जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपको याद होगा तो जब वैट इम्प्लीमेंट हुआ था बहुत साल पहले, तब 3-4 महीने तक इकोनॉमी डाउन चली गई थी, कि जो ट्रांजिशन था इन वैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा ये मानना है कि अभी हमको वेट करना चाहिए क्या रेट आ रहे हैं, और मेरा ये एक जात की गुजारिश रहेगी कि रेट बहुत राजवी आए एंड दे शुड कीप रेट्स वेरी लो। उससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग आएंगे टैक्स नेट में और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, और जो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और एकदम सिंप्लीफाइड टेक ओवर हुए, अगर ये नहीं होगा तो ये जो आप जीएसटी की पॉजिटिव बात कर रहे हैं वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो बेसिक रिफॉर्म इंडस्ट्री को अभी भी चाहिए वो है लेबर रिफॉर्म। जो मेरा ये मानना है कि हमारा एम्प्टी ग्रोथ हो रहा है, एक्चुअली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है उसका ये रीजन है कि काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो लेबर के रिफॉर्म होने चाहिए वो नहीं हुए हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, व्हाटसोएवर रीजंस। तो अगर हम लोग ये डिमोनेटाइजेशन जैसी कड़वी गोली भी खा सकते हैं तो लेबर रिफॉर्म की गोली क्यों नहीं खा सकते। और ये लेबर रिफॉर्म बहुत ही जल्दी आने चाहिए फॉर मोर ग्रोथ। सेकंड, मेरा हमेशा मानना है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारी है, दैट शुड ग्रो। उसका जीडीपी नहीं ग्रोथ होगा तब तक इंडिया का ग्रोथ नहीं होगा। या आप जो स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ देख रहे हैं उससे थोड़े चंद लोगों का फायदा होता है। रियल फायदा होता है जब एग्रीकल्चर ग्रो होता है। काफी स्टेटों में एग्रीकल्चर डबल डिजिट ग्रोथ है, काफी स्टेटों में नेगेटिव है। तो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसके पीछे बिल्कुल स्टडी होना चाहिए। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो छोटे छोटे हैं, कैसे उनको मैक्सिमम सपोर्ट दिया जाए, कैसे बड़े फार्म हुए जाए, कैसे एपीएमसी में रिफॉर्म लाए जाए, कैसे फूड प्रोसेसिंग, और ये चीज पे जब ग्रोथ आएगी तब आप देखोगे जो रियल ग्रोथ होगा वो इंक्लूसिव ग्रोथ की मेरे हिसाब से जरूर है। ठीक है, और एक तीसरी चीज मैं एंड करना चाहूंगा कि ये दो तो चीजें हो गई, पर ये सब एक ही पॉइंट था कि इसका बेनिफिट अभी भी आम आदमी को मिला नहीं है मेरे हिसाब से। और आम आदमी की बात कर रहा हूं कि जो नीचे के तबके का है, अभी वो सिंबॉलिज्म पे, एक्सपेक्टेशन पे आगे आ रहा है। ही इज हैप्पी कि चलो भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने रिजल्ट लिए, पर उसको जो ठोस, उसको जो फायदे पहुंचने चाहिए मेरे हिसाब से अभी भी पहुंचे नहीं है। अभी भी बहुत लीकेज है जो उसको फायदे पहुंचने चाहिए। उसमें आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम लो वो सही जगह नहीं पहुंच रही है। सबसे बड़ा कदम ये होगा कि जो बेनिफिट जिसके लिए गवर्नमेंट देती है वो वहां तक पहुंचे, जी मेरा मानना है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वीके शर्मा साहब के पास जाएंगे। वीके शर्मा साहब, ठीक है, स्टॉक मार्केट से जैसा कि फिरोज खंबाटा कह रहे हैं कि पूरे सब लोगों को फायदा नहीं होता, लेकिन ये कमोबेश माना जाता है कि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्शन तो होता है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा माहौल दिख रहा है।
आपको लगता है कि अब ये सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार दिन पर दिन मजबूत हो रही है, उसके हाथ मजबूत हो रहे हैं कि वो आगे और कड़वी गोलियां खिला पाए, फैसले ले पाए, ये एक जमीन तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में इसका असर हमें आगे दिखेगा? देखिए, पहले स्टॉक मार्केट की बात नहीं भी करें तो एक आम आदमी की बात करें तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस है एक ऐसे लीडर के अंदर जो अपने लिए काम नहीं करता, अपने रिश्तेदार के लिए काम नहीं करता। और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टेट के और इवन म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी उनके नाम पे वोट मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का जो जनमानस है एक साथ आ रहा है। FIIs को भी ये चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज कंटिन्यूटी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि 2019 के भी जो इलेक्शंस होंगे उनके अंदर भी यही सरकार रहेगी। तो ऐसे वक्त के अंदर FIIs बेधड़क होके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको ये मालूम है कि ये जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो आगे आगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा। जो स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं आज तक नहीं उठाए गए हैं। मिसेस इंदिरा गांधी के बाद की किसी भी सरकार को जो बहुमत मिला है, उनके मृत्यु के बाद जो गवर्नमेंट आई थी उसको मेजोरिटी था, उसके बाद में और कोई सरकार मेजोरिटी वाली आई नहीं है। तो ये जो हो रहा है पहली बार हो रहा है। और FIIs को भी ग्रोथ इंडिया में दिख रहा है। बड़े देशों के अंदर इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। हमारा ग्रोथ रेट पिछले साल जो था अगले साल GDP और बढ़ के आएगी, चाइना की GDP घट के आएगी। चाइना का जो GDP का जो रेशो है लोन टू GDP, उनका जो लोन टू GDP रेशो 1.8 टाइम्स था अपने GDP के 2008 में, जब उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है 9.6% पे, उसके सामने अब उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है 6.3% पे और उनका लोन टू GDP हो गया 2.8%। तो झक मार के FIIs को आना पड़ेगा। अब जो आवश्यकता है वो सिर्फ एक ही बात की आवश्यकता है कि हमारा जो पैसा, जो आम आदमी का, जो खम्बाटा साहब ने बोला कि फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में आम आदमी पैसा ही नहीं लगाता है। आज की डेट में अगर हम देखें, पूरे देश भर का पैसा देखें तो जितना पैसा है उसका सिर्फ महज 6.2% हाउस होल्ड सेविंग्स का, ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स का इक्विटी मार्केट और डिबेंचर्स में जाता है। जबकि हर्षद मेहता के टाइम में 1992 में यही रेशो 10.2% थी और 2010 के अंदर भी ये रेशो पहुंची थी करीब 9.6% पे। तो ये जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स ब्रेक दिए हैं, नानी बुआ जी का सबका पैसा बाहर बैंकों में आ गया है, उनका पैसा स्टॉक्स में आएगा और आम इन्वेस्टर के लिए यही एक जगह बन जाएगी जहां पे आप टैक्स फ्री रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो आने वाले दिनों के अंदर मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि इसका जो रियल फायदा होगा वो आम आदमी को होने वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर बढ़ने से। बिकॉज हमारे जो अच्छे दिन हैं, आप मोदी जी के अच्छे दिन पे नहीं जा रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 साल का अगर रिटर्न देखें तो अर्निंग पर शेयर हमारा निफ्टी का सिर्फ 1% का ग्रोथ आया है, जबकि 2001 से 2008 के बीच में हमारी जो अर्निंग्स ग्रो होती थी वो ग्रो होती थी 21% के हिसाब से। तो अच्छे दिन इसलिए आने वाले हैं कि अगले 2 सालों के अंदर हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बढ़ेगी 20% CAGR से। तो यहाँ पे ये समझ के आम जनता तो ये है घबरा जाती है कि ये ऊंचे लेवल पे आ गया है, उच्चतम लेवल पे आ गया है, यहाँ से कुछ होगा ही नहीं। भैया इसको भूल जाइए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। दूसरा, समाचार वॉर के चक्कर में मत पड़िए। वॉर होगा नहीं होगा कुछ नहीं, इस चक्कर में कोई इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा है। तो ये जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं जब बाजार को बढ़ती हैं उसके बावजूद मार्केट अच्छा लगता है, तो ये जो पैसा लगाता है उसको फायदा होगा लंबी अवधि के लिए। अच्छा, तो बहुत कॉन्फिडेंट शर्मा जी, मैं बिल्कुल आपके पास अभी बहुत कॉन्फिडेंट। मैं आपसे अभी FIIs के लेवल पे पूछूंगा, आपसे मैं DS के बारे में भी जानूंगा। बहुत कुछ है मेरे पास, तो रुपया भी आपसे पूछना ही है, बाकी है अभी ये। लेकिन तनेजा जी, अभी जो खम्बाटा जी बात बोल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही कॉर्पोरेट्स ये बोल रहे हैं कि उनको लेबर रिफॉर्म की जरूरत है। उनको मैं एक और रिफॉर्म मैं जोड़ देता हूँ, वो भी L से शुरू होता है, वह लैंड रिफॉर्म। हमने जिस रिफॉर्म की प्रोसेस देखी थी ना, उसमें बीजेपी कहीं बैकफुट पे दिखती थी, वो एक लैंड रिफॉर्म के साथ भी दिखती थी। क्या वो समय नहीं आ गया अब कि 2019 से पहले 2 रिफॉर्म पे भी आप काम कर दीजिए? नहीं, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं तनेजा जी, क्या वो समय नहीं आ गया कि अब आप अपने गियर को टॉप पे डालिए और एक्सीलेटर पे पैर थोड़ा तेज दबाएं? अब बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया।
लेबर रिफॉर्म्स एंड लैंड एक्विजिशन जो होता है तो परेशानी दोनों राज्यों का विषय जैसा आप जानते हैं। और विभिन्न आपने राजस्थान में देखा लेबर रिफॉर्म को लेकर के उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कुल मिलाकर के जो और राज्य है, आप हो सकता जल्दी उत्तर प्रदेश में कुछ देख सकते हैं इसी दिशा के अंदर। राज्यों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संवाद है कि ये वो ऐसी जरूरत है जिसको हमको आगे लेके बढ़ना है, लेकिन ये राज्यों का विषय है। और साथ में हमको ये भी देख करके चलना है इस तरीके का इसको रिफॉर्म करा जाए कि भाई जिससे वर्कर जो है, मजदूर जो है, देखिए उसका हित जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन रिफॉर्म की जहां तक बात है, प्रोडक्टिविटी वो है, लैंड आपने देखा, लैंड को हम तो वो लेकर के आए थे, हम तो ऑर्डिनेंस भी लेकर के आए थे, आपने देखा था। लेकिन उसके बाद अब उस बात की शुरुआत फिर हो चुकी है। आपने खबरों में भी पढ़ा होगा कि लैंड को लेकर के सरकार चिंतित है और उसको लेकर के दोबारा संवाद शुरू हो चुका है। तीसरी बात जो मैं जरूरी करना चाहता हूं, देखिए जो आप देख रहे हैं स्टॉक में देख रहे हैं, जो एफडीआई की फिगर्स में भारत की देख रहे हैं, आज सारी कंपनियां जो भारत आ रही हैं, उस वजह क्या है? वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और हर एक को दिख रहा है। अभी नीति आयोग कुछ डेटा लेकर के आया कि आने वाले 15 साल के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। नहीं सर, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं मिस्टर तनेजा, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मान रहा है इसलिए कहते हुए, क्योंकि सर हमारे पास एक लंबा रिसर्च है जो बताता है कि देश में ग्रोथ तो है, लेकिन कंपैरिजन करें तो ये ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा दिखती है। तो ये जॉब्स वाली ग्रोथ कब बनेगी? जो आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे नहीं करेंगे, वो जॉब्स कब आएंगी? देखिए मैं आपको, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। हमारा अगर आप ये देखें, ये जो आप कह रहे हैं या जो डेटा आप कोट कर रहे हैं, वो किसने सर्वे किया है? मुझे बताइए कब वो सर्वे हुआ था? पूरे देश का कहां उन्होंने सर्वे किया? वो क्या कर रहे हैं? कंपनियों ने कितने हायर किया, बस वहां रुक जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के अंदर जो एसएमईज के अंदर है, जो उद्यमी खुद हैं, जिन्होंने मुद्रा से लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है, जिन्होंने अन्य जगह से लोकर अपना काम शुरू किया है, जो एफडीआई भारत में इतना आ रहा है, वो जा रहा है, उसके कहां से आंकड़े ये लेकर के आ रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया हमने 3 साल में कुछ भी नहीं किया है, कहां पे जनता उसका विरोध कर रही है? कहां आपको उसको लेकर के आंदोलन दिख रहा है? कहां पे युवा आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर? आपको जॉब नहीं, एक सेकंड, तो ये जो डेटा कोट कर रहे हैं, ये डेटा गलत है। और जो जॉब क्रिएट हुए हैं, वो करोड़ों की तादाद में हुए हैं। हमारा अपना मानना है भारतीय जनता पार्टी में लगभग 1,80,00,000 जॉब जब से हम आए हैं क्रिएट हो चुके हैं, और उसी का नतीजा है। अभय दुबे जी, आपके पास आता हूं मैं, आप देर से जुड़े, लेकिन पहले टीएसआर साहब बोलते हैं। मैं असल में सुब्रमण्यम जी से एक चीज और पूछना चाहता था। टीएसआर जी, अभी तो जीएसटी को लेकर उन्होंने इतनी कसरत की, लास्ट फेज पे तो ऐसा आ गया कि सरकार का शायद ऐसा लगा कि हाँ कहीं फंस ना जाए पेस, तो इसलिए जल्दी जल्दी चीजों को वाइंड अप कीजिए, मानिए और 1 जुलाई की डेट दे दीजिए। हम ये बात मान के भी चलते हैं 1 जुलाई की डेट है, सब कुछ हो जाएगा। अब ये लैंड रिफॉर्म है, लेबर रिफॉर्म है, इस पर तो कसरत दंगल वाली करनी पड़ेगी शायद सरकार को है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, काफी अभी तक डिस्कशन बहुत बुलिश रहा है, लेकिन आई एम नॉट थ्रोइंग कोल्ड वाटर, आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, आई एम थिंकिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट कुछ कॉशन मैं करना चाहता हूं। अभी तक इंडिकेशंस हैं, स्टेबिलिटी है, माहौल ठीक है, होप है, एस्पिरेशंस हैं, लेकिन दीज आर नॉट इनफ। आपका द क्रिटिकल सेक्टर्स, काफी तवज्जो आ गया है इकोनॉमिक सेक्टर में, पर्टिकुलरली लार्ज इंडस्ट्रीज में, लेकिन आई वांट टू रेज इश्यूज इंपॉर्टेंट। ये इश्यू हो रहे हैं, एक तो लेबर इश्यू है, बट मोर देन ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ये इश्यू ये है कि 9 करोड़ टाइनी यूनिट्स, 6 करोड़ टाइनी यूनिट्स में 92% का ऑर्गेनाइज फाइनेंस नहीं मिल रहा है। अभी 30% से लेके 500% तक उनका रेट है। एम्प्लॉयमेंट वहाँ है, आपका 92% of employment, 90% of employment is there. So unless and already indications are there, training programs, average of 4 to 5 employees पर कितना नंबर ले लीजिएगा, ये एड्रेस नहीं होगा आपका फंड। माई बेसिस इज दिस, पीपल हैव नाउ सेड आई ट्रस्ट यू, आपका टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है, एंड आपका 2 साल अब मिलेगा, उसके बाद 5 साल मिलेगा। This country cannot change overnight. It will take 5 to 10 years. Yes. But if by 5 years after 24 तक आपको this kind of number यहाँ बढ़ गया है, ये हो गया, वो नहीं चलेगा। अब actual benefit will flow. It must flow, and it must flow in agriculture. It must flow in health sector, in quality of education,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनांस फॉर टाइनी सेक्टर, ये सब जब आएगा, सो आई थिंक दे हैव बीन गिवन ए लॉन्ग लीज ऑफ लाइफ, एंड आई थिंक दिस इज अ होप लाइन, बट बियॉन्ड दैट वी कांट गो। वासुदेव जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, जैसे सुब्रमण्यम साहब ने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि देखिए सिर्फ आंकड़ों से खुश मत कीजिए, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को भी थोड़ा सुधार दीजिए। ये ग्राउंड रियलिटी सुधरेगी कहाँ पे सबसे ज़्यादा गुंजाइश है और मोदी सरकार काम कर सकती है? देखिए, ये बात तो तय है कि 2019 के चुनाव भी तैयार करने हैं। आप कुछ भी हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो हैं, आपको चुनाव भी तो जीतना है। देश है आपके लिए सरोपर, लेकिन चुनाव भी हैं। देखिए, ये बात अपनी जगह सही है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा महत्व है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन द इकोनॉमिक नीड्स एंड द पॉलिटिकल रियलिटीज। मगर पहले हमारे देश में ये हो गया था कि 90% पॉलिटिक्स, 10% इकोनॉमिक्स। अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा बैलेंस आएगा, मे बी 70-30 हो जाए, मे बी 60-40 हो जाए, वो अच्छी दिशा है कि इकोनॉमिक थिंकिंग का वेटेज इन पॉलिसी मेकिंग बढ़ेगा। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अभी हमारा सेंटिमेंट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे आसार हैं ग्रोथ होने के, मगर अड़चने भी बहुत हैं अभी। क्योंकि रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो बैरियर्स टू ग्रोथ है उनको रिमूव किया जाए। अभी भी हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे बैरियर्स टू ग्रोथ हैं। मेंशन लेबर रिफॉर्म का हुआ, लैंड रिफॉर्म का हुआ, टैक्स रिफॉर्म का हुआ, गवर्नेंस रिफॉर्म का हुआ, हर किस्म के। मगर ये जो जब तक ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव नहीं होगा, जब तक जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना निवेश नहीं बढ़ाएगा, तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती। आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रेस में है, एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बैंक क्रेडिट का ऑफ टेक कम है। तो इस किस्म की अभी बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो फाउंडेशन बना है, बेस बना है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनी है, डिसाइसिव गवर्नमेंट बनी है। तो अगर ये बैरियर्स टू ग्रोथ रिमूव करेंगे तो जाहिर है कि ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। नहीं करेंगे तो लोग बहुत जल्दी पनिश भी करते हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होती है। तो ये उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो उसको उम्मीदों को रीच करना भी आसान नहीं है। एम.के. विनू, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो इसलिए हमको एक तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है, अगर चांद चमक रहा है ना देश का, तो इस पर थोड़ा सा एक दाग लगता है बैंकिंग की तरफ से। सरकार एक तो पूरा रिफॉर्म तो कर चुकी है, एक प्रोसेस पूरी कर चुकी है। सरकारी बैंकों ने बोला हमको 35,000 करोड़ रुपए दीजिए, हमारी हालत सुधर जाएगी। सरकार ने दे दिए, बजट में कह दिया 25,000 ये लीजिए, 10,000 करोड़ ये ले लीजिए। सरकार को एक बैड बैंक का बनाना पड़ रहा है, सरकार को हेयर कट पे बड़ी पॉलिसी लेनी पड़ रही है। ये पहले इतनी बड़ी दिक्कत है, क्या ये 2019-2024 तक जाने वाली है क्या? आप तो इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट भी हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे मेरे को। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो बहुत बड़े जो बैरियर्स हैं जो ग्रोथ को रोक रही हैं, आज जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोक रही हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बैंक एनपीएस है। अभी कुछ दिन पहले कोटक बैंक के जो चेयरमैन उदय कोटक साहब ने 14 लाख करोड़ बताया था जो प्रॉब्लम लोन का साइज, और ये 14 लाख करोड़ बहुत बड़ा एक हिस्सा है। जो टोटल बैंक क्रेडिट है, टोटल बैंक क्रेडिट 75 लाख करोड़ के करीब है, उसका 14 लाख करोड़, आप सोचिए कितना बड़ा भाग है। और इस इश्यू को मेरे को लगता है, ये हालांकि लेगेसी इशू है, ये यूपी के टाइम से चली आ रही है, मगर इसको एड्रेस करने में काफी देर, और अगर आप देर एड्रेस नहीं करेंगे इसका साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट और एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो अभी बैड बैंक बनाने की बात हुई थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, और किस तरह ये पैकेज, अभी जेटली साहब ने अभी 3 हफ्ते पहले बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा पैकेज आने वाला, मगर वो अभी आया नहीं है। तो इन्होंने ऑलरेडी मेरे हिसाब से देर कर दी है, मगर अभी भी अगर ये करें इसको जल्दी, तो एक सबसे बड़ा सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट इससे होगा, जीएसटी से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इमीडिएटली दिखाई देगा, क्योंकि बैंक में बढ़ोतरी होगी। तो ये इश्यू एड्रेस करना बहुत जरूरी है अगले 3 महीने। ठीक है, अभय दुबे, मैं अब आपके पास आऊंगा। और अभय दुबे, आप थोड़ी देर से जुड़े मेरे साथ। इससे पहले जब मैं नरेंद्र तनेजा जी से बात कर रहा था तो मैंने उनको बधाई भी दी, और हम और डिम्पी आपस में बात भी कर रहे थे कि 2014 में बीजेपी या पीएम मोदी बाहुबली बन के उभरे थे, वो 2019 तक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बाहुबली 2 बनते दिख रहे हैं। लेकिन अभय दुबे, कांग्रेस को क्या हो गया है? दिल्ली में तो कभी आपके पास अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी,
आम आदमी पार्टी भी आपसे आगे है, जिसने पहली बार एमसीडी का इलेक्शन लड़ा है। अभय दुबे, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को अब और आगे आना पड़ेगा, आम आदमी की बात करनी पड़ेगी, और जो अच्छे काम है इस सरकार के या किसी भी सरकार के, चाहे वो रिफॉर्म से जुड़े हो, चाहे वो आम आदमी से जुड़े हो, कई चीजें हैं, उसमें कांग्रेस को नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़कर अब एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और आपको चेक एंड बैलेंसेस, क्योंकि आप विपक्ष में, तो चेक एंड बैलेंस का काम भी सही तरीके से करना पड़ेगा? देखिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व कभी कांग्रेस ने नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कांग्रेस को करना पड़ेगा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी और देश की जनता की अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी। सबसे सकारात्मक पहल जिस पर अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जीएसटी, वो हमारे प्रतिपक्ष में रहते हुए पास हुआ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब आज जो सत्ता पक्ष में, प्रतिपक्ष में थे, उनका व्यवहार क्या था, अभी मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये छोटा सा जवाब देना चाहता हूं, जो तनेजा जी ने कहा कि ये डेटा कहां से आया जॉबलेस ग्रोथ का, तो ये लेबर ब्यूरो को उनकी पढ़ना प्रारंभ करें तो पता लग जाएगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अभी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा 1995 के बाद सबसे बड़ी संख्या में अभी और बीते इन 3 सालों में ये परिस्थितियां बनी हैं कि 11.75 ट्रिलियन के इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो 1201 प्रोजेक्ट जिनकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार करती, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो 150 करोड़ से ऊपर के हैं। आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री में, तो वो बता रहे थे कि 329 टाइम ओवर टर्न के हैं, 293 कॉस्ट ओवर टर्न के हैं, और 95 बोथ टाइम एंड कॉस्ट ओवर टर्न के हैं। ये जो बातें आप बता रहे हैं, जो डेटा आप बता रहे हैं, हो सकता है ये हो, लेकिन ये जनता को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक के बाद एक हर स्टेट में बीजेपी जीत रही है, बिल्कुल सुन लीजिए, लोकल बॉडीज में बीजेपी जीत रही है, तो या तो ये चीजें जनता की सेहत पे असर नहीं डालती, और डालती हैं तो फिर आपके और उनकी समझ में फर्क है। गौरव जी देखिए, परसेप्शन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। आप मुझे ज्यादा समय देना प्रारंभ करेंगे तो हम लोग सच्चाई बता पाएंगे। आप लोग अगर इंटरप्ट करना प्रारंभ करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। 10 सेकंड शर्मा जी, एक 10 सेकंड दे दीजिए। एक मिनट अभय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शर्मा जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसी मुद्दे पे, कुछ ऐड करना था। शर्मा जी आप बोलिए प्लीज। अब या नहीं, मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जो चीज एक बार हो जाए लक है, 2 बार हो जाए कोइंसिडेंस है, 3री बार हो जाए क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस दिन ये समझ लेगी कि गलती कहां पे है, उस दिन वो सुधर जाएगी, उसके नंबर अच्छा आने लगेंगे। आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी परसेप्शन मैनेजमेंट करती है। सर रिस्पेक्टफुली मैं डिलीवरेबल्स बताता हूं आपको मिनिस्ट्री वाइज। आप मिनिस्ट्री उठाकर बात कीजिए। मैं बताता हूं, डिजिटल इंडिया से प्रारंभ कीजिए। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का कमिटमेंट था, सिर्फ 16,000 जीपी में अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस तक में गलत वक्तव्य दिया। मैं बताइए, हाउसिंग फॉर ऑल 2 करोड़ मकानों का वादा किया, इनकी मिनिस्ट्री ने अभी बताया कि सिर्फ 14,000 मकान बने, और कह रहे हैं कि क्या 70 साल का प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताइए क्रेडिट ग्रोथ की क्या स्थिति है, इसीलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस महीने की जो रिपोर्ट आई, अभय दुबे सरकार में। अभय दुबे, मेरा एक सिंपल सवाल जिसको आपने जवाब नहीं दिया। डिम्पी, मैंने इनसे क्या पूछा? मैंने नहीं पूछा कि जनता की सेहत पे ये चीजें असर नहीं डालती हैं क्या? अगर जनता की चीज पर सेहत पर नोटबंदी असर डालती तो बीजेपी यूपी में क्यों जीतती? अगर जनता की सेहत पर ये स्टॉल प्रोजेक्ट सेहत डालते तो जनता एक के बाद एक इलेक्शन में बीजेपी को क्यों जीत दे? और एक और चीज है अभय जी, ऐसा नहीं कि आपने भुनाया नहीं, नोटबंदी को लेकर आपने मुहिम नहीं चलाई, ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं ना, आपने मुहिम नहीं चलाई। लेकिन आप, अच्छा एक और चीज है मेरे को जो आपसे ही पूछनी है, ये सब कुछ आपके भी तो हो रहा है। आज इसी एमसीडी का मैं एग्जांपल बताता हूं। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक देश की सबसे नई पार्टी है आप, वो भी आपसे ज्यादा नंबर ले आती है, और जिसका परसेप्शन बहुत ज्यादा खराब है। आपको अगर कुछ भी ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना, तो सोशल मीडिया में आप और मैं तो इंडिपेंडेंट है ना, जितना मजाक शायद आपको लेकर बनता होगा उतना मजाक अब तक कांग्रेस को लेकर तो नहीं बना। इतनी बड़ी पुरानी पार्टी। टीवी में लिमिटेड, कैंपेनिंग में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी कैंपेन करिए, जितना मर्जी हो परसेप्शन बनाइए अपने लिए। गौरव जी 1997 में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी जीता,
और 1998 का जस्ट इलेक्शन असेंबली का हार गए। 1999 में 7 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2002 में कांग्रेस फिर एमसीडी को जीत गई। 2003 में असेंबली जीते। लेकिन आप ये देखिए, मैं आखिरी बताता हूं आपको कि 7 लोकसभा के चुनाव बीजेपी जीती, उसके बाद आप पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत दिया। और जो आप कहते हैं ना, ये जो इकोनॉमिक्स पे बात, अब आपने ठीक है शर्मा जी, इकोनॉमिक्स पे लौट रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे लौट रहे हैं शर्मा जी, इकोनॉमिक्स पे लौट रहे हैं। देखिए एक गौरव जी एक क्षण सुन लीजिए। जिनको आप विश्व भर के जीत का पुरोधा बता रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में 16 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें से 9 हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो 7 जीते। ठीक है, लेकिन नरेंद्र तनेजा आपकी कुछ बात का जवाब देना चाहते हैं। नरेंद्र तनेजा सवाल इकोनॉमिक्स पे ही करते हैं। नरेंद्र तनेजा, इकोनॉमिक्स की कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनकी तरफ इशारा अभय दुबे ने किया है, भले ही वो विपक्ष में हो, भले ही वो हार रहे हो, लेकिन कुछ अच्छे प्रश्न उन्होंने भी उठाए हैं डिम्पी। तो अधिकार तो है ही उनका, और अधिकार भी है उनका, तो क्या उनको भी वो रेस्पेक्ट देते हुए उन प्रश्नों को आप एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, हम विपक्ष और क्रिटिक सबको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं देख रहा था आप भी प्रयास कर रहे थे, अरे किसको सुधारने का, रिफॉर्म करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी वो रिफॉर्म नहीं हो सकती, वो रजवाड़ा है, रजवाड़े रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। मैं इनके प्रवक्ताओं से पूरी सिंपैथी रखता हूं, बड़े बेचारे लड़ाई लड़ते हैं, जो मोनार्किस्ट हैं, पार्टी के अंदर मोनार्की, आप क्या सुधार कर रहे हैं? वो सुधार नहीं हो सकता। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं, एक सेकंड कर रहे हैं अभय दुबे जी, कर रहे हैं। हो गया आपका, आप एनुअल रिपोर्ट, अच्छा देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हम कर रहे हैं, जो जिसपे आपने भी चर्चा नहीं की, सबसे बड़ा रिफॉर्म है ये जो सोवियत स्टाइल सोशलिस्टिक माइंडसेट का जो पूरे देश में इन्होंने जंजाल फैलाया था कांग्रेस पार्टी ने। मैं रिपीट कर रहा हूं, सोवियत स्टाइल सोशलिस्ट माइंडसेट, हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, हम इसको धीरे धीरे डिसमेंटल कर रहे हैं और रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा जंजाल इन्होंने फैलाया था क्योंकि इसको सूट करता था, बाकी जगह सोशलिस्ट माइंडसेट और ऊपर क्या ये रिफॉर्म एग्रीकल्चर वन बाय वन मिस्टर अभय दुबे, वन बाय वन, बहुत सारे लोग हैं, आपको मौका मिला है बहुत सारा, दूसरे को बोल लेने दीजिए सर। और भी पैनल में सुनता रहा, आप बोलते रहे, मैंने सुना था, सम्मान करना सीखिए। आपका जहां नाम ले दो नेहरू परिवार का, इनसे बढ़ता, ये बौखला जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, तो इसको रिफॉर्म लाना। अच्छा, दूसरी बात जो बात है कि रिफॉर्मिस्ट माइंडसेट, मॉडर्न माइंडसेट, ये हम ला रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और जब ये हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, देश जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, देश ही नहीं ये पूरा साउथ एशिया कांग्रेस मुक्त होगा और देश में सही ना मैंने आर्थिक प्रगति होगी। आपने तो देश के बाहर भी कांग्रेस मुक्त कर दिया, ये एनुअल रिपोर्ट है, आपने तो देश के बाहर भी कांग्रेस मुक्त कर दिया। वासुदेव साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, शर्मा जी और खंबाटा साहब आपके पास आते हैं, अभी आ रहे हैं अभय जी, आपके पास अभय जी, आपके लिए इतने सवाल है कि पूछते थक जाएंगे, आपके लिए बहुत सवाल है। हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। वासुदेव जी, आपको जोड़ना चाहता है कि ये सोशलिस्ट माइंडसेट वाली बात अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ का मॉडल शुरुआत किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही 91 में जो रिफॉर्म हुआ, वो ही शुरुआत थी प्राइवेट सेक्टर लेड रिफॉर्म की, तो उसमें तो बात अपनी जगह सही नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट ने कई अच्छे काम किए हैं, उसमें आधार कार्ड का है, उसमें और कई अच्छे काम किए हैं, मगर सबसे बड़ा जो उन्होंने, मैं समझता हूँ, डिससर्विस की है वो लैंड रिफॉर्म के मामले में। क्योंकि अब ये देखिए कि हमारी इकोनॉमी में आज की डेट में अब एग्रीकल्चर का शेयर 15% रह गया, पहले 50-60% होता था। तो जो हमारे लैंड यूज पैटर्न है, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द चेंजिंग लैंड यूज ऑफ दैट। अगर हमारी इकोनॉमी में अब एग्रीकल्चर 15% है, सर्विसेज 50-60% है, 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो लैंड यूज पैटर्न मस्ट रिफ्लेक्ट दिस चेंज। अब उसमें जो इन्होंने लैंड रिफॉर्म का लगा दिया, एक्विजिशन का, पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायरी नहीं हो सकता है, जिस किस्म के लॉ उन्होंने डाल दिए, उस ये बहुत बड़ा रिफॉर्म का जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी रिफॉर्म की जरूरत यह है कि आज की डेट में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का शेयर केवल 15% है। ये मिसमैच लास्ट नहीं कर सकता है। जब तक ऑल्टरनेट एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के नहीं क्रिएट होंगे, तब तक जो 60% ऑफ पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे सो कॉल्ड डिपेंडेंट है, उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी दो चुनौतियां। बहुत बड़ी बात आपने बोली है। अभय जी, आपकी तरफ से मैं पूछता हूं सवाल, आपकी तरफ से मैं पूछता हूं, खंबाटा जी को भी जोड़ेंगे, लेकिन टीएसआर जी आपसे पूछो,
ये एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाने के लिए, किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने कहा कि हम 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ये कैसे होगा? एक तो हमको आईएमडी की रिपोर्ट का ही सिर्फ वेट करना पड़ता है कि मॉनसून कैसे आएगा। ये एग्रीकल्चर इनकम हो कैसे जाएगी डबल 3 गुना? ये तो जादू से तो होने वाली नहीं है। एक सेकंड में जरा इनका सप्लीमेंट कर। एग्रीकल्चर इनकम डबल करने का उनका जो मतलब है, एग्रीकल्चर और नॉन फार्म इनकम इंक्लूडेड है, जिसमें डेयरी एंड पिगरी एंड पोल्ट्री और रूरल डाइवर्सिफिकेशन, वही मतलब है। रशिया की बात हुई, यूएस की बात हुई। मेरे विचार में इस माहौल में अगले 10 साल में these are not critical factors. I don't care the common man ब्राज़ील की स्टाइल ले आओ, हनोई के स्टाइल ले आओ। वो चाहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पोरेस्ट पीपल का जाना। अभी यस्टरडे में पढ़ रहा था, इवन टुडे 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस 40% इज इलिटरेट। कल पढ़ा ये एंड बीमार हैं। इवन टुडे 50% ऑफ एवरेज इंडियंस लाइफ टाइम मेडिकल एक्सपेंडिचर उनकी आखिरी 15 दिन में होता है। इट इज अ फंडामेंटल थिंग्स व्हिच हैव टू। सो आई थिंक 10 years लेटर दे विल नॉट जस्ट कि रशिया से ले आओ, मून से ले आओ, कहीं से भी पॉलिसी ले आओ। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नोटिसेबली आपका नंबर 1 टेक दम अबव पॉवर्टी लेवल, डिक्रीज द डिस्पैरिटीज। उनका ये दिखाओ, इट विल बी स्टेबल। अदरवाइज आई गिव स्टेबिलिटी फॉर 7 years बट नॉट मोर। ठीक है, पीयूष खंबाटा कुछ ऐड करना चाहते हैं? पीयूष खंबाटा आप ऐड करिए, लेकिन उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके बिना तो मुझे लगता नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के बिना फार्मर्स की इनकम दोगुनी होने वाली है, तो उसके बारे में भी बोलिए। गौरव जी, मैं आ रहा हूं अभय जी। नहीं, आपको सबने अग्री किया, जो मैंने दो चीज बताई, एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सबने उसको अग्री किया, और कैसे स्टेट लेवल रिफॉर्म जाया जाए। अब जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी में कैसे एक जीएसटी काउंसिल बना, स्टेट एक साथ आए और एक साथ उन्होंने अनोनिमसली नक्की किया क्या रूल्स होंगे। मेरे हिसाब से रिफॉर्म्स लेवल पे एग्रीकल्चर, लेबर, लैंड एक इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल बनना चाहिए। जैसे हमने जीएसटी काउंसिल बनाया, डेवलपमेंट काउंसिल, एक इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल। नीति आयोग में आपको वो दिखता है क्या कुछ रिफ्लेक्शन उसका एक चेयर रखो, और ये जो रिफॉर्म्स काफी दिनों से सब रुके पड़े हैं, एक नहीं हजारों है। लेबर, लैंड, एग्रीकल्चर, काफी ऐसे रिफॉर्म्स है जो अटके पड़े हैं, और इसी अटके पड़े हैं कि कोई स्टेट करता है, कोई नहीं करता है। इसमें कंसेंसस बने और एक साथ ये अगर रिफॉर्म होंगे तो मेरे हिसाब से एक ग्राउंड लेवल एक शुरुआत होगी और काफी इसमें आगे बढ़ेंगे। और एक चीज जो मिस हो रही है कि ये पूरे डेवलपमेंट इंडस्ट्री का भी बड़ा एक रुख है, जो इंडस्ट्री एक पेसिमिस्टिक होकर बैठा है। इंडस्ट्री को भी अभी कैपिटल लगाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज ये है कि इंडस्ट्री अभी ये कैपिटल लगाने जा रही है, तो मेरे को ये लग रहा है कि और इन्वेस्टमेंट आएगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बढ़ने वाला है। और अगर ये रिफॉर्म भी साथ में हो जाते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है तो दोनों का और बेनिफिट मिलेगा। और एक जो चीज पूरे डिबेट में रह गई है वो है रियल मेक इन इंडिया इज मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और अपना एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो इज नॉट डूइंग गुड अक्रॉस सेक्टर। इंडिया का जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है, कमोडिटी एक्सपोर्ट कुछ बढ़ रहा होगा, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा है। उसमें क्या करना चाहिए जिससे अपना एक्सपोर्ट बढ़े, उसमें बड़ा फोकस रखने की मेरे हिसाब से जरूरत है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट तो खैर बढ़ना ही चाहिए, इस पे हम भी राय रखते हैं कि बिल्कुल आप बढ़ाइए। लेकिन इसी स्क्रीन पे मैं शर्मा जी का एक बार शुक्रिया अदा भी कर दूं, क्योंकि ठीक जब चुनाव हुए थे ना 2014 के, गौरव आप कवरेज भी कर रहे थे, तब शर्मा जी इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने दम भर के बोला था कि आप रखिए बाजार में पैसा, और आज आप उस समय का बाजार और आज का बाजार देख लीजिए, आपको अच्छा पैसा बन गया है। शर्मा जी, लेकिन आगे की देखिए, आप अभी बोलना चाहते थे, मैं आप समझ सकता हूँ आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, लेकिन मेरे को ना आंकड़ों में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्या हम 10,000 को इसी कैलेंडर ईयर में मना लेंगे? आज हमने 30,000 का जश्न बीएससी पे करते हुए देखा, केक था। ये 10,000 निफ्टी, क्योंकि भले 6% है, लेकिन कम से कम ये एक दवा की तरह काम करता है, ये लग जाएगा इस साल। ये मेरे ख्याल से इसी साल आ जाना चाहिए 10,000 का लेवल, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये महज लेवल्स हैं। और ये जो लेवल्स हैं 10,000 आने के बाद आपको बेचना नहीं है, फिर रखना है, बिकॉज उसके बाद में और फर्दर आपको जो सेंसेक्स का लेवल है वो आपको निफ्टी का लेवल लेके आना है। ये सिर्फ समय की बात है। कैपिटल मार्केट्स का जो ग्रोथ रेट है सालाना CAGR, जब से हमारा सेंसेक्स आया है तब से हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 16.5% हैं प्रति वर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खंबाटा जी की बात बिल्कुल सही है
हमारी करेंसी भले ही स्ट्रांग हो गई हो अभी, लेकिन इसको सस्टेन बनाने के लिए और हमारी री रेटिंग के लिए, जो मैं समझता हूँ अगले 6 से 8 महीने में हमारी री रेटिंग हो जाएगी, जो पिछले 10 साल से नहीं हुई है, तो वो री रेटिंग हमारी रेटिंग एजेंसीज द्वारा पॉजिटिव होगी अगर हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर कदम उठाएं। बिकॉज करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हमारा एक्सपोर्ट्स अच्छे रहेंगे, हम फॉरेन उतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है और उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अवध दुबे मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। वासुदेव साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनकी बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट भले ही बड़ा इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, मगर जो बॉयंसी आज की डेट में देख रहे हैं, लॉट ऑफ इट ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ड्रिवन है, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में केवल जो कंट्री का हाउस होल्ड सेविंग्स है उसका मुश्किल से 4% जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो इससे कि बहुत बड़े लोगों को फायदा हो जाएगा 30,000 पहुंचने से, ये अपनी जगह सही नहीं है। एफआई इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होगा, उनका तो पुराना खेल रहा ही है, इन्वेस्ट करके मार्केट ऊपर बढ़ाओ, उस पर एग्जिट कर जाओ, फिर मार्केट डाउन आएगी। तो इस पे मैं समझता हूँ बहुत केयरफुली ये कमेंट करना चाहिए कि ये कहाँ तक कितना इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमी की रोबस्टनेस, इकोनॉमी की रोबस्टनेस। शर्मा साहब बोलिए, शर्मा जी बोलिए। आई नीड टू कमेंट। जो अभी माफ कीजिएगा मैं इनका, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, वासुदेव साहब हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, तो जिन्होंने भी कमेंट दिए हैं वो जी तो बहुत अच्छे हैं, सीनियर आदमी हैं। उनको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि शेयर मार्केट में सिर्फ 4.5% या 6.2% लोग ही इन्वेस्टेड हैं। आपको इन्वेस्टमेंट ये 75% हो जाएगा अगले 20 सालों के अंदर। आप देखिएगा तब हम कैसे बात करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने लोगों को सिखाया नहीं। अभी तक जो पैसा रखा है तकिए के नीचे रखा है, वो गलत बात है। तो ये जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है, अब होगा। इसलिए नहीं कि मोदी जी करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए वो सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं जहां से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे किसी और तरीके से। ठीक है, तो जो पैसा तकिए के नीचे रखा है अवध दुबे, वो तो स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, लेकिन आपके पास वो कौन सी दवा रखी है जो कांग्रेस की इस हालत को सुधारेगी, वो भी बताइए। समय कम है इसलिए कम शब्दों में मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल 10 सेकंड में मैं पहले तो फॉर्म इनकम पर बता दूं आपको। देखिए मोदी सरकार की पॉलिसी को समझ लीजिए। सर समय कम है, मुद्दे पे बोलिए। थर्ड एडवांस एस्टिमेट है बिल्कुल। देखिए नहीं गौरव जी, अब जो मोदी सरकार की पॉलिसी है उसको समझ लीजिए किसानों को लेकर कि वीट का प्रोडक्शन 94 मिलियन टन 13-14 में था, अभी भी वही प्रोजेक्शन है। पल्सेस के जितनी नीड है हमको 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन इस बार होने जा रहा है, मगर मोदी सरकार इंपोर्ट कर रही है। 30 लाख टन गेहूं का इंपोर्ट कर लिया, 50 लाख टन पल्सेस का इंपोर्ट कर लिया। अब परिस्थिति ये बन रही कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। जो 280 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया था, इस बार वो 229 लाख टन पर घट गया। और राइस का प्रोक्योरमेंट 3 लाख टन। ये एक अच्छे प्रवक्ता की पहचान होती है कि जो सवाल का जवाब आपको नहीं देना है उसको स्किप करो। चलिए मैं खंबाटा जी से 30 सेकंड में पूछ लेता हूं। खंबाटा जी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, रिफॉर्म किया, बाजार किया, आपकी बात भी सुनी, तनेजा जी की बात भी सुनी। मेरे को 20 सेकंड में 30 सेकंड में ये बताइए कितने खुश हैं आप और कितने हाँ कितने खुश हैं आप। मेरे को परसेंटेज में बताइएगा क्योंकि समय कम है। कितने परसेंट खुश हैं आप, कितने परसेंट खुश हो सकते हैं अगर 2019 में ही मोदी जी आ जाते हैं और ये रिफॉर्म्स जो गति आप देख रहे हैं ये आगे भी जारी रहती है, तो कितना खुश हो जाएंगे आप? मैं एक ही लाइन में बताऊंगा, जितने मेरे दोस्त फॉरेन में हैं वो सोचते हमको भी इंडिया होना चाहिए। हम लोग लकी है कि हम यंग बिजनेसमैन अभी इंडिया में राइट टाइम में है, क्योंकि इंडिया का जो रियल ग्रोथ है वो अब चालू हुआ है। तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ ग्रोथ के बारे में, और मेरा ये पूरा मानना है कि इंडिया खाली पॉलिटिशियंस से ये ग्रोथ नहीं आएगा, इसमें इंडस्ट्री को भी जुड़ना पड़ेगा। हमको भी ये नेशन बिल्डिंग का काम है, इकोनॉमी को बढ़ाए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। एमके वेणु ये माने कि अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपसे फाइनल कमेंट लूंगा मिस्टर तनेजा, एमके वेणु से कमेंट ले लूं। एमके वेणु 20 सेकंड में क्या अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं? देखिए मैं अच्छे दिन तब मानूंगा जब बैंक क्रेडिट में जो पुराना वाला ग्रोथ आए, 20% ग्रोथ आए, और एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ आए, तब मैं मानूंगा कि अच्छे दिन आ रहे हैं और एग्रीकल्चर इनकम पे भी बढ़ोतरी हो।
ठीक है मिस्टर तनेजा, फाइनल कमेंट। तो अच्छे दिन अभी आए नहीं है, ये तो सब मान रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ता आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी सबसे स्मार्ट बॉय है आज। रास्ते में भी दिक्कतें बहुत सारी हैं, तो कैसे ये अच्छे दिन लाएंगे आप लोग? नहीं सुनिए, देखिए अच्छे दिन आ गए हैं, अब सुनिए। अच्छा दूसरा देखिए, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन ये आपने देखा कांग्रेस कैसे सूफला साफ हो रहा है, अच्छे दिन है। ये अच्छा दिन आपके लिए हो सकता है, देश का अच्छा दिन दूसरा होगा। देखिए लेकिन सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं ये देश ही तो कर रहा है, हम थोड़ा कर रहे हैं। अरे देश कर रहा है भाई, और कौन कर रहा है? जो दिल्ली में हुआ कौन कर रहा है? देश कर रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट देखिए, मेरी असली बात पे आ रही है, जो हम दो बड़े काम कर रहे हैं जिसको देखना होगा हमको, जो हम पूरे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसका विस्तार हो, वो बढ़े, उसका साइज तेजी से बढ़े और जीडीपी बढ़े, लेकिन साथ में जो हम काम कर रहे हैं और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें जिससे गांव के आदमी को शहर आने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल ठीक है, एक काम करते हैं, पूरी डिबेट को समाप्त करने के लिए त्रिजा जी, पूरी डिबेट को, खासतौर से कांग्रेस जिसको ग्लाउकोमा है, पूरी डिबेट को समाप्त करने के लिए टीएसआर जी को जज बना लेते हैं 1 मिनट के लिए। सारी चीजें उन्होंने सुनी है, जज साहब आपका फैसला। After 70 years of misrule, after India had the potential to be the number 1 or number 2 country in the world after 70 years, इतना बॉचअप कर लिया हमने। For the first time, for me, hope has come, but nothing beyond that. At the moment, promise और hope है, और देखना पड़ेगा अगले 10 साल में we will be the top country in the world in 10 years if we do that. Otherwise, this country's future as a democracy is at stake. तो सुब्रमण्यम साहब ने कह दिया होप तो आ चुकी, लेकिन गिलास अभी आधे से ज्यादा खाली है। तो इस गिलास को भरना है, और तनिया जी उम्मीद करते हैं कि आप भर पाएंगे। बधाई भी है और चुनौती भी है आपके लिए। बधाई भी है और चुनौती भी है, और भर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी हो, आप हो या आपके बाद आने वाले दिनों में अगर कोई भी हो, तो वो उस गिलास को भरे और आम आदमी के लिए काम करे, आम आदमी के अच्छे दिनों के लिए काम करे। और जो ये बुल रन दिखा है बाजार में, वो आम आदमी की आम जिंदगी में भी दिखेगी। बिल्कुल, उम्मीद के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया आप सभी का।